नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नंदिता कुडेशिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर 10 बजे के बाद दिल्ली लाया जाएगा। सुबह शिलोंग से उनका पार्थिव शरीर पहले गुवाहाटी लाया गया था, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और फिर वहां से दिल्ली लाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस मौके पर दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद रहने की भी उम्मीद है। डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर दिल्ली में उनके घर पर ही रखा जाएगा और वहीं पर अंतिम दर्शन के लिए लोग जा सकेंगे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका कि कल निधन हो गया शिलोंग में, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुवाहाटी की दिखा रहे हैं, जहां से कुछ देर पहले ही रवाना किया गया है एफपोस का ये विशेष विमान, जिसमें पार्थिव शरीर डॉक्टर कलाम का मौजूद है। तो दूसरी तस्वीर हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, पालम एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर लाया जाएगा उनके शरीर को। ये उनका घर है, 10 राजा जी पार्क, ये उनका घर है दिल्ली में, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और 10 राजा जी मार्ग पर ही तमाम लोग अंतिम दर्शन उनके कर सकेंगे। तो पूर्व राष्ट्रपति और मशहूर वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का दिल का दौरा पड़ा था उनको और सोमवार को उनका निधन हो गया। कलाम 83 साल के थे। तमिलनाडु के रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक के उनके सफर पर एक नजर डालते हैं। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में जैनुल आबदीन और आसियम्मा के घर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। 7 भाई बहनों वाले परिवार में कलाम सबसे छोटे थे, इसलिए घर में सबके प्यारे थे। बचपन छोटी बड़ी परेशानियों को जूझते हुए बीता। नन्हे कलाम के दिन की शुरुआत अखबार बेचने से होती थी। स्कूल जाने से पहले कलाम घर घर अखबार पहुंचाते थे। हाई स्कूल के बाद 1950 में सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में पढ़ने गए। यहां से फिजिक्स और मैथ के साथ बीएससी की डिग्री हासिल की। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई का रुख किया। पढ़ने के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चुना। कलाम साहब की ख्वाहिश एयरफोर्स में भर्ती होकर देश की सेवा करने की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। डॉक्टर कलाम की जिंदगी में अहम मोड़ तब आया जब वो 1962 में इसरो से जुड़े। उन्होंने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर SSTC में फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक डिवीजन की स्थापना की। कलाम की योग्यता को देखते हुए उन्हें उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम का प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। कलाम और उनकी टीम ने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को कामयाबी से प्रक्षेपित किया। इसके बाद डॉक्टर कलाम को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जिम्मेदारी सौंपी गई। डॉक्टर कलाम 1982 में DRDO के डायरेक्टर बने। इसी दौर में अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। जुलाई 1992 में डॉक्टर कलाम रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए और उन्हीं के नेतृत्व में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया। डॉक्टर कलाम 1981 में पद्म भूषण और 1997 में भारत रत्न से नवाजे गए। 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और देश आज जिस विजन 2020 की ओर बढ़ रहा है, वो डॉक्टर कलाम की ही सोच है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर करीब 10 बजे दिल्ली आएगा, जब उसके बाद उनको अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर 10 राजा जी पार्क में ही उनको रखा जाएगा और उनका जो अंतिम संस्कार है वो रामेश्वरम में किया जाएगा। कुछ देर पहले ही गुवाहाटी से सेना का ये विमान उड़ा है उनके पार्थिव शरीर को लेकर। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे जुड़ेंगे अलग अलग जगह से, जो हमें रिपोर्ट देंगे। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में वैज्ञानिक डॉक्टर CB देवगन जी मौजूद हैं, उनसे हम कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर देवगन, मिसाइल मैन उनको कहा जाता है। ही गेव अस अ ड्रीम, जिसको देखकर आज दुनिया में हम एक पावर के तौर पर उभरे हैं। अपने आप में ये बहुत कुछ कहता है, कुछ बताइए उनके बारे में। मिसाइल मैन नाम ही उनका जिस तरह से पड़ा है कि जब उन्होंने ज्वाइन किया DRDO, उस समय हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी इतना था नहीं, लेकिन उनका एक ड्रीम था कि हम लोग भी अपने आप में सक्षम हो जाएं स्पेस में चीज़ों को पहुंचाने के लिए। तब उन्होंने जिसको हम लोग SLV बोलते हैं, शुरुआत का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल था, जिसमें रोहिणी सैटेलाइट हम लोगों ने लॉन्च किया था। और अगर आप लोग आर्काइव में से उनकी इमेजेस भी देखेंगे तो शुरू में वो साइकिल के ऊपर रॉकेट के पार्ट्स ले जाना, उनका अपना खुद का
वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है आजकल के स्पेस साइंटिस्ट के लिए कि हम लोग कैसे कुछ ना होते हुए भी उन चीज़ों को पूरा कर पाते हैं अगर हमारे मन में इच्छा शक्ति हो या हम उसको लिए ड्रीम कर पाएं। तो ये उनकी पर्सनैलिटी एक बहुत खास बात यही थी उनकी कि वो अगर नामुमकिन भी है तो उसको मुमकिन करने के लिए वो हर चीज़ को कोशिश करते थे और उसको एंड में जो उसको पॉसिबिलिटी एक बना के रहते थे वो। और शायद ये उनके जो कुछ फेमस कोट्स हैं उसमें भी झलकता है। कोट उनका ये भी है कि सपना वो नहीं है जो सोते वक्त देखा जाए, सपना वो है जो सोने नहीं देता। और वाकई उन्होंने ऐसा सपना देखा और देश को भी ये सपना दिखाया जिसे आज हम हकीकत में जी रहे हैं। इस वक्त हमारी सहयोगी रूफी जैदी जुड़ रही हैं एयरपोर्ट से। रूफी, जरा बताइए वहां पर क्या कुछ चल रहा है? प्रधानमंत्री मोदी वहां पर आएंगे ऐसी भी खबर है। जी नंदिता, इस वक्त हम पालम टेक्निकल एरिया में हैं जहां पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। और जब हमारी बात हुई थी एयरफोर्स के पीआरओ से तो उन्होंने हमें ये बताया था कि करीब 9 बजे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली पहुंचाया जाएगा, जो एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है 3130 उसके जरिए। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये डिले हो गया है और करीब 1 से 2 घंटे देरी से यहाँ पर पहुंचेगा एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर। और उसके बाद जो शव वाहन है वो यहाँ पर पहुंच चुका है जिसमें पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। और बताया ये जा रहा है कि पार्थिव शरीर को पहले सेना भवन ले जाया जाएगा और उसके बाद जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का घर है 10 राजाजी मार्ग, वहां पर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। नंदिता, बिल्कुल रूफी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो थोड़ी सी देरी के साथ करीब 10-11 बजे तक ये विमान यहां पहुंच पाएगा और सेना भवन ले जाया जाएगा जैसा रूफी बता रही है। और उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम का जो घर है दिल्ली में वहां उनको ले जाया जाएगा। अश्विनी गुप्ता हमारे साथ 10 राजाजी मार्ग से जुड़े हैं। अश्विनी, वहां पर बताइए किस तरह की तैयारी इस वक्त चल रही है? शायद ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि IIM शिलोंग में लेक्चर देने के लिए वो गए थे, उनके ट्वीट्स थे जब वो निकल रहे थे, लेकिन इस तरह से वो वापस आएंगे। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का शव जैसा कि रूफी ने बताया कि 10 बजे के आसपास 10-11 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँच सकता है। और यहाँ पर हम आपको बताएं कि जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है और इसीलिए आज पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने के लिए तीनों सेनाओं के ही जवान यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर इंडियन नेवी के भी जवान हैं, भारतीय सेना के भी और एयरफोर्स के भी जवान यहाँ पर आए हुए हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि तमाम जो फ्लावर्स हैं वो अंदर भेजे जा रहे थे। आप देखिए यहाँ सामने जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का घर है 10 राजाजी मार्ग, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को यहां पर रखा जाएगा। और ये जो पूरा रोड है सनिता, ये पूरा रोड जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दोनों ही तरफ से जो वाहनों की एंट्री है वो बंद हो गई है और उम्मीद है काफी लोग यहाँ पर डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए आ सकते हैं, उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए आ सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी है। दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ तमाम सेनाओं के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी जो इलाके पे लगातार निगरानी रखी जा रही है क्योंकि तमाम वीआईपी लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए। जी, वीआईपी लोग तो बहुत सारे आएंगे ही, आम लोगों में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और यही वजह है डॉक्टर देवगन की कल जब शिलोंग में उनको अस्पताल में रखा गया था, रात भर लोगों की भीड़ वहां पर जुटी हुई थी। उनकी किस तरह की उपलब्धियां हैं ये तो हम सब जानते हैं, हमने सबने पढ़ा है। आपको मौका मिला है उनसे मुलाकात करने का, ये बताइए क्या था उनमें कि वो इतने पॉपुलर थे, इतने पॉपुलर प्रेसिडेंट वो रहे? पहला मौका मुझे मिला 2006 में। हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्पेस के नाम से जो है हम लोग एक्लिप्स को देख के आए थे टर्की में और हम अपनी फाइंडिंग्स जो हैं बच्चों के साथ उनके साथ शेयर करना चाहते थे। तो हम प्रेसिडेंट हाउस में उनके साथ जाके जब मिले तो जब वो जैसे ही हम लोगों के साथ मिलने हॉल में आए तो जिस तरह से एक टीचर आता है क्लासरूम में उस तरह से माहौल था। और जब वो बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे थे और किसी बच्चे को आंसर नहीं आता तो हम जवाब देने की कोशिश करते थे, तो हमें वो स्ट्रिक्टली बिठा देते थे कि बच्चों से मैं बात कर रहा हूं तो मुझे उनसे ही बात करने दो। तो उन बच्चों के साथ जो उनका लगाव था, यूथ के साथ जो उनका लगाव था, वो अपने आप में उस समय झलकता। एक तो बच्चों में वो लोग जो क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं जी किसी चीज को जानने के लिए, वो उनमें बहुत ज्यादा थी और इसीलिए वो कनेक्ट कर पाते थे किसी भी एज ग्रुप में। बच्चा मतलब दिल से जो बच्चा है उसके साथ डायरेक्टली वो कनेक्ट कर पाते।
डॉक्टर कलाम ने जिंदगी को एक मिशन की तरह जिया है। कहा जाए तो उन्होंने पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। आइए आपको दिखाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 3 बड़े मिशन जो उन्होंने कामयाबी के साथ पूरे किए। देश का राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने करियर को 3 चरणों में बांटा था। पहला चरण था अंतरिक्ष में भारत का दबदबा कायम करना। 1962 में डॉक्टर कलाम इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। एरोडायनेमिक्स और डिजाइन ग्रुप में महारत हासिल करने के बाद वो थुम्बा में सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल टीम में शामिल हो गए। यहां वो मिशन SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाए गए। 1980 में मेड इन इंडिया SLV-3 ने पहली सैटेलाइट को अंतरिक्ष में कामयाबी से स्थापित किया और कलाम का पहला ख्वाब पूरा हुआ। अपने करियर के पहले चरण पर डॉक्टर कलाम ने लिखा, ये मेरा पहला चरण था जिसमें मैंने 3 महान गुरुओं डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश से नेतृत्व करना सीखा। ये मेरे लिए सीखने और अर्जित करने का समय था। कलाम के करियर का दूसरा दौर शुरू हुआ 1982 में। अंतरिक्ष के बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी में देश को ऊंचाई तक ले जाना उनका नया टारगेट था। उन्नीस में एपीजे अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO से जुड़े और उनको सौंपा गया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। लक्ष्य था मेड इन इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार करना। कलाम ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में ABCD से शुरू करके देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। जिंदगी के इस दौर के बारे में डॉक्टर कलाम ने लिखा, इस चरण के दौरान मैं कई कामयाबियों और नाकामियों से गुजरा। मैंने अपनी नाकामियों से सीखा और उनका सामना करने के लिए खुद को हौसले के साथ मजबूत बनाया। डॉक्टर कलाम की जिंदगी का तीसरा चरण विस्फोटक था, जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी, यानी पोखरण 2। याद कीजिए 11 और 13 मई 1998 के वो दिन जब पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद हर तरफ भारत की धमक थी। ये डॉक्टर कलाम थे जिनकी सरपरस्ती में भारत ने परमाणु ताकत होने का तमगा हासिल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर CB देवगन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा अश्विनी गुप्ता डॉक्टर कलाम के दिल्ली के घर से मौजूद है हमारे साथ 10 राजाजी मार्ग से। इसके अलावा रूफी जैदी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे न्यूज रूम में और रविंद्र हमारे सहयोगी विजय चौक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, 10 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या क्या चीजें आज डिसाइड की जाने वाली है उसमें डॉक्टर कलाम के जो आज कार्यक्रम होगा उससे रिलेटेड? देखिए नंदिता, सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर अभी अब से थोड़ी देर बाद ही दिल्ली आएगा, लेकिन संसद भवन स्थित राष्ट्रीय झंडा आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आधा झुका हुआ है, यानी राष्ट्रीय शोक की जो घोषणा हुई है 7 दिन की राष्ट्रीय शोक, राष्ट्रीय झंडा संसद भवन पर आधा झुका हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसी संसद भवन परिसर में ठीक 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक करेंगे और वहां पर एक श्रद्धांजलि दी जाएगी एपीजे अब्दुल कलाम को और उसके बाद एक कैबिनेट की बैठक खत्म हो जाएगी। साथ ही औपचारिकता उसमें एक फॉर्मेलिटी होती है कैबिनेट की बैठक में कि पार्थिव शरीर को कहां ले जाए, कैसे उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जो सूचना आ रही है रामेश्वरम उनके पैतृक गांव में ले जाया जाएगा, वहां पर ही उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो कैबिनेट की बैठक में उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ साथ राजकीय सम्मान के साथ जो फॉर्मेलिटी होती है उस पर विचार करके उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। बिल्कुल, ब्रह्म भी हमारे साथ मौजूद है, ब्रह्म प्रकाश दुबे न्यूज रूम से। ब्रह्म, कुछ ही ऐसी शख्सियत होती है जिनको जो एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं और ये जो छाप होती है ये अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज होती है, अक्रॉस बाउंड्रीज होती है। ऐसे ही थे डॉक्टर कलाम? बिल्कुल नंदिता, और इसका अंदाजा देखिए आप इस बात से लगा सकते हैं कि कल जब उनका निधन हुआ और जब ये खबर लोगों को पता चली तो सोशल मीडिया पर जहां आप देखें, चाहे ट्विटर पर देखें, फेसबुक पर देखें, सब जगह कलाम को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ था। सारे ट्रेंड में कलाम को श्रद्धांजलि छाई हुई थी। तो वो भारत में किस तरह से लोकप्रिय थे ये देखा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए नंदिता, एक बड़े परिवार में 7 भाई बहनों में छोटे थे और एक मछुआरे के परिवार में जन्म लिया और
कैसे उन्होंने अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की और कैसे वैज्ञानिक सलाहकार रहे। इसके बाद कैसे जब भारत ने दूसरी बार परमाणु विस्फोट किया तो आप सोचिए उसकी कामयाबी का श्रेय भी डॉक्टर कलाम को जाता है कि दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी और भारत ने सफलतापूर्वक दूसरा परमाणु परीक्षण कर दिया। और जब वो राष्ट्रपति बने, उसके राष्ट्रपति के पद से जब वो सेवानिवृत्त हटे, उनका पूरा कार्यकाल पूरा हुआ, तो नंदिता सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि उन्होंने कहा कि मैं लुटियन जोन में बड़े बंगले में नहीं रहूंगा, मुझे जरूरत के मुताबिक 2 कमरों का घर चाहिए। तो जो उनकी सादगी थी शायद उनकी, जो लोगों को उनका और ज्यादा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि हमारे देश के मिसाइल मैन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर दिल्ली भी पहुंच जाएगा। तमाम जगह से रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं। पहले सेना भवन दिल्ली में लाया जाएगा, उसके बाद उनका जो घर है दिल्ली में 10 राजाजी मार्ग, वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, और फिर तमिलनाडु के रामेश्वरम उनको ले जाया जाएगा जहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर देवगन, आपसे मैं जानना चाहूंगी, हम बात कर रहे थे कि वो किस तरह से लोगों को इंस्पायर करते थे, जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की वो सबके सामने है, वो रोल मॉडल है, लेकिन जिस गुर्बत से वो निकलकर आगे आए, जिस शिद्दत से वो आगे बढ़े, जो सपने उन्होंने देखे, उन्होंने सच किए, ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। बिल्कुल, ये इंस्पिरेशन आई थिंक जो प्रेजेंट जनरेशन है, स्पेशली अगर हम लोग साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर वो लोग इस चीज़ को अपने अंदर इम्बाइब या एब्जॉर्व कर लेंगे तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में हमें कितने इस तरह के कलाम जो है निकल के आएंगे। क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में जो हम लोग अभी प्रेजेंट जनरेशन जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं पैसा कमाने के, लेकिन उनका मेन एक ही एम था कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान को कैसे हम लोग आगे लेके जाए। अगर यही जज्बा आने वाली जनरेशन अगर अपने अंदर रखती है तो मेरे हिसाब से उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि आने वाले समय में 10 या 20 सालों में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी उभर के आएंगी इस वजह से, वो अपने आप में उनके लिए एक श्रद्धांजलि होगी हमारे लिए। बिल्कुल, तो ये श्रद्धांजलि होगी कि उन्होंने जो सपने हमें दिखाए हैं हम उनको सच करें, जो बातें उन्होंने कही हैं उनको हम आगे लेके जाए। रविंद्र हमारे साथ विजय चौक से मौजूद है। रविंद्र, एक काफी वक्त से आप भी कवर करते आए हैं संसद, आपने वो दौर भी देखा जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति थे। बताइए उनकी शख्सियत के बारे में, किस तरह से एक सबसे ऊंचे ओहदे पे होने के बाद भी पॉलिटिक्स उन्हें छू भी नहीं गई थी। नंदिता बिल्कुल सही। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक वाकया 2007 की बात है। राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था और उसमें यूपीए सरकार में थी, लेकिन ये जो राजपथ से एक रास्ता जाता है रायसीना हिल की तरफ, इसी रास्ते से एक देर शाम एक गाड़ियों का काफिला जाता है और उसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं, नेता विपक्ष लोकसभा में लाल कृष्ण आडवाणी होते हैं, राज्यसभा में नेता विपक्ष जसवंत सिंह होते हैं और बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह होते हैं। और ये चारों जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं, जो बाद में खुलकर आया, कि आप दोबारा उम्मीदवार बनिए, एनडीए के उम्मीदवार बनिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने पहले तो मना किया, जो हमें जानकारी मिली थी उन्होंने पहले मना किया साफ साफ, लेकिन चूंकि अटल आडवाणी खुद आग्रह कर रहे थे इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, कंसेंसस होता है, बहुमत होता है, जीत की संभावना अगर पूरी होगी, सबकी सहमति से होगी, तभी मैं उम्मीदवार बनूंगा। और बाद में बीजेपी एनडीए ने कोशिश की, लेकिन यूपीए के घटक दल भी सहमत नहीं हुए और बाद में जैसा कि हालात आपको पता है, एपीजे अब्दुल कलाम दोबारा उम्मीदवार नहीं बने। तो जाहिर तौर पर इतनी बड़ी शख्सियत, पॉलिटिक्स कभी उन्हें छू नहीं पाई, सियासत से ऊपर थे, सबको मान्य थे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 2007 में वो दोबारा उम्मीदवार नहीं बने, कहीं ना कहीं उस समय पॉलिटिक्स हुई, लेकिन इन सब के बावजूद एपीजे अब्दुल कलाम इन सब से ऊपर थे। बिल्कुल ऊपर थे, ऊपर रहेंगे। और उन्होंने जो एक फिलॉसफी दी है कि मेहनत करके ही आदमी आगे बढ़ता है, और इसे लोग जरूर याद रखेंगे। और यही, जैसा कि डॉक्टर देवगन ने कहा, यही हम सबकी श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमें देने के लिए। अपडेट जी न्यूज पर हम आपको लगातार देते रहेंगे। आपको बता दें करीब 10-11 बजे उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में लैंड करेगा। डॉक्टर देवगन, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।